Hello everyone. So today we are going to start our next chapter, that is BSc and NSc. Starting with the introduction, there are 9 national recognized stock exchange. हमारे इंडिया में टोटल कितने नेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस हैं रिकॉग्नाइज्ड? 9, जिसमें से 3 exchanges are dealing in stock at national level. नेशनल लेवल पे टोटल कितने स्टॉक एक्सचेंजेस काम कर रहे हैं? 3. 1 रीजनल लेवल, एक है आपका रीजनल लेवल स्टॉक एक्सचेंज है, उसी में ही 6 exchanges डीलिंग इन डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग में, डेरिवेटिव सिक्योरिटीज़ में 6 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जो डेरिवेटिव सिक्योरिटीज़ में ट्रेडिंग करते हैं, और 3 स्टॉक एक्सचेंजेस ऐसे हैं जो कमोडिटी सिक्योरिटीज़ में क्या करते हैं? ट्रेडिंग करते हैं. BSc, that is Bombay Stock Exchange, and NSE, that is your National Stock Exchange. इन दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस को सेटअप करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? ताकि हम अपनी सेकेंडरी मार्केट को प्रमोट कर सकें, सेकेंडरी मार्केट की हम क्या कर सकें? डेवलपमेंट कर सकें, ताकि जो भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं किसी भी कंट्री के किसी भी एरिया में वो सिक्योरिटी मार्केट्स में क्या कर सके? ट्रेडिंग कर सके. इसलिए BSc और NSE को क्या किया गया? सेटअप किया गया. Setting up of BSc and NSE help in promoting secondary market by spreading securities in every city of the country. सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज ने काम करना कहाँ स्टार्ट किया था? स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशंस आर स्टार्टेड फ्रॉम बॉम्बे. सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज ने काम बॉम्बे में काम करना स्टार्ट किया था, और बहुत लंबे टाइम तक जितनी बड़ी बड़ी सिटीज़ होती थी सिर्फ वहीं पर ही स्टॉक एक्सचेंजेस क्या करते थे? काम करते थे. उसके बाद जैसे जैसे स्टॉक एक्सचेंजेस बढ़ते गए, उनका नंबर बढ़ता गया, वैसे वैसे अब हर सिटी में कंट्री के किसी भी एरिया में अगर इन्वेस्टर हो तो वो ट्रेडिंग सिक्योरिटी मार्केट्स में वो ट्रेडिंग कर सकता है. दस सिक्योरिटी ट्रेडिंग इज कमिंग क्लोजर टू द इन्वेस्टर्स. By setting up of NSE and BSc, the investor across the country have now better access to security market. कि NSE और BSc को सेटअप करने का मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि एक इन्वेस्टर कहीं भी हो, किसी भी कंट्री में हो, वो एक सिक्योरिटी मार्केट्स में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, ट्रेडिंग करना चाहता है, तो वो कर सकता है. अब हम इस वीडियो में हमसे पढ़ेंगे कि BSc क्या होती है, दैट इज़ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. इसको कब बनाया गया? द ब्रांड नेम ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज BSc. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? BSc. इसको कब सेटअप इस्टेब्लिश किया गया था? इन ईयर 1875 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी. इट इज़ एशियाज फर्स्ट एंड फास्टेस्ट स्टॉक एक्सचेंज. सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज कौन सा था? दैट इज योर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एंड इट इज़ द फास्टेस्ट स्टॉक एक्सचेंज. इट वॉज एस्टैब्लिश्ड एज द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन. नाउ BSc इज एन कॉर्पोरेटाइज्ड एंड डीम्यूचुअलाइज्ड एंटिटी. द डच बोर्ड्स इन सिंगापुर आर इट्स स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स. कि इसके स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स कौन कौन से हैं? डच बोर्ड्स एंड सिंगापुर. It is also known as world's number 1 exchange in term of listed members. कि बहुत सारी कंपनीज हैं जो BSc में क्या, जिन्होंने अपनी सिक्योरिटीज़ को BSc में क्या करा रखा है? लिस्टेड करा सकता है. तो ये नंबर 1 एक्सचेंज है जिसमें मैक्सिमम कंपनीज की सिक्योरिटीज़ क्या हैं? लिस्टेड हैं. More than 5500 companies are listed on BSc. 5500 से ज़्यादा कंपनीज कहाँ लिस्टेड हैं? BSc में. इसलिए इसको क्या बोला जाता है? नंबर 1 एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज इन टर्म ऑफ लिस्टेड मेंबर्स. तो BSc is the first exchange in India and second in the world who obtained an ISO 9001:2000 certification. कि BSc क्या है? फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज थी, इंडिया की पहली, और वर्ल्ड की सेकंड ऐसी स्टॉक एक्सचेंज थी जिसको ISO सर्टिफिकेशन मिली थी. It has also received Information Security Management System Standard Certification for its online trading system. कि ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम अब हमने लास्ट चैप्टर में किया था कि BSc में काम कैसे होता है? बोर्ड के थ्रू होता है, ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम के थ्रू होता है. और ये ऐसी पहली एक्सचेंज थी जिसको क्या मिली थी? एक ऐसी सर्टिफिकेट, स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट मिला था जिसने सबसे पहले ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम स्टार्ट किया था, दैट इज़ बोल्ट.
It has also received Information Security Management System Standard certification for its online trading system and thus obtained India's first and world's second exchange for obtaining such certificates. आज के टाइम में BSc क्या है? पहले BSc किस तरीके से काम करती थी? जो BSc में जो ब्रोकर्स होते थे, आपके स्टॉक ब्रोकर्स या सब ब्रोकर्स होते थे, पहले वो नॉर्मल नेचुरल एनवायरनमेंट में ही बनियन ट्रीज के अंडर बैठकर वो क्या करते थे? ट्रेडिंग, सिक्योरिटी मार्केट्स के थ्रू वो क्या करते थे? ट्रेडिंग करते थे। सारा काम वो एक ट्री के नीचे, बनियन ट्री के नीचे बैठकर वो सारा काम करते थे, उसके सारे ब्रोकर्स। बट जैसे जैसे टाइम बढ़ा, अ डिकेड लेटर, 10 years के बाद दे शिफ्टेड देयर वेन्यू टू मिडो स्ट्रीट। उन्होंने क्या किया? अपने वेन्यूज़ को शिफ्ट कर दिया डिफरेंट स्ट्रीट्स में, और वो भी किसके अंडर थे? बनियन ट्री के अंडर। बस उसके जो ब्रोकर्स थे, जैसे उनका ब्रोकर्स का नंबर बढ़ता गया तो उनको उन नंबर ऑफ ब्रोकर्स की हेल्प से, उन नंबर ऑफ ब्रोकर्स की वजह से उनको अपनी प्लेस क्या करनी पड़ी? शिफ्ट करनी पड़ी। द नंबर ऑफ ब्रोकर्स गोज ऑन इंक्रीजेज एंड दे हैड टू शिफ्ट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। कि जैसे जैसे ब्रोकर्स का नंबर बढ़ता था वैसे वैसे उनको अपनी प्लेस भी शिफ्ट करनी पड़ती थी। इन 1874 में द ब्रोकर फाउंड अ परमानेंट प्लेस विच इज़ नोन एज दलाल स्ट्रीट। कि 1874 में फाइनली उनको एक परमानेंट प्लेस मिली, उस स्ट्रीट को क्या बोला जाता है? दलाल स्ट्रीट, जहाँ पर बैठ के वो सिक्योरिटी मार्केट्स को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, उसके थ्रू क्या करते हैं? ट्रेडिंग करते हैं। नेक्स्ट आता है विजन ऑफ BSc। BSc का मेन विजन क्या है? एमर्ज एज अ प्राइमर स्टॉक एक्सचेंज विद बेस्ट इन क्लास ग्लोबल प्रैक्टिस इन टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट इनोवेशन एंड कस्टमर सर्विस। कि BSc का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कि वो फ्यूचर में क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या विजन है, वो BSc को कहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं। तो एक BSc वर्ल्ड की बेस्ट स्टॉक एक्सचेंज बनना चाहती है, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में वो इन्वेस्टर, चाहे वो इंडिया में हो चाहे आउटसाइड इंडिया हो, अगर वो BSc के थ्रू वो ट्रेडिंग करना चाहता है तो वो ऑनलाइन वो ट्रेडिंग कर सकता है। एमर्ज एज अ प्राइमर स्टॉक एक्सचेंज विद बेस्ट इन क्लास ग्लोबल प्रैक्टिस इन टेक्नोलॉजी। कि वो अपनी टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा डेवलप करना चाहते हैं ताकि ग्लोबली हर एक इन्वेस्टर आउटसाइड द कंट्री अगर वो ट्रेडिंग करना चाहे तो वो कर सकता है, प्रोडक्ट्स में इनोवेशन करना चाहता है और बेस्ट से बेस्ट कस्टमर सर्विसेज वो देना चाहते हैं। तो दैट इज़ द विजन ऑफ BSc। नेक्स्ट आता है BSc में कौन कौन काम करते हैं? मैनेजमेंट ऑफ BSc। BSc को कौन मैनेज करता है? उसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंसिस्टेड ऑफ, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी कौन है? एक उसका है एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और एक है उसका पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंसिस्टेड ऑफ 1 एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर। उसी के अंडर एक है आपका 1 CEO कम मैनेजिंग डायरेक्टर, 6 अदर डायरेक्टर्स। तो ये है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उसके अलावा और कौन कौन से ऑफिसर्स काम करते हैं BSc में? एक होता है आपका मेन चीफ बिजनेस ऑफिसर, चीफ रेगुलेटरी ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर और चीफ बिजनेस ऑपरेशंस। उसी के साथ साथ एक एडवाइजरी कमेटी भी होती है जिसका एक मेंबर होता है और 15 एक चेयरमैन होता है। और कितने मेंबर्स होते हैं? टोटल 15 मेंबर्स। तो BSc किस किस से मैनेज हुई? एक तो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, जिसमें एक एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होता है, एक पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर होता है और ये डायरेक्टर्स होते हैं, एक मैनेजिंग डायरेक्टर, 6 अदर डायरेक्टर्स। उसी के साथ साथ उसके ये ऑफिसर्स होते हैं, 5 ऑफिसर्स होते हैं जो अलग अलग एरियाज़ में स्पेशलिस्ट होते हैं, बिजनेस में, रेगुलेटरी में, फाइनेंस में, इंफॉर्मेशन में और बिजनेस ऑपरेशंस में। उसी के साथ साथ BSc को कौन कंट्रोल करता है, कौन मैनेज करते हैं? किसके थ्रू? एडवाइजरी कमेटी के थ्रू, जिसका एक चेयरमैन होता है। उसके अंदर कितने मेंबर्स होते हैं? 15 मेंबर्स होते हैं। तो ये है मैनेजमेंट ऑफ BSc। नेक्स्ट मेन टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे कि मेन काम क्या है, क्या रोल BSc क्या रोल प्ले करती है। अब BSc को क्यों बनाया गया था? ताकि हम अपनी सेकेंडरी मार्केट की डेवलपमेंट कर सके। सेकेंडरी मार्केट की डेवलपमेंट करने के लिए मेन ऑब्जेक्टिव यही है BSc का। तो BSc को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को सेटअप किया गया। अब
बीएससी का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है, मेन रोल ये प्ले करती है कि स्टॉक मार्केट में जो भी मैनिपुलेशंस हो रही हैं उन मैनिपुलेशंस को कंट्रोल करने के लिए बीएससी क्या क्या रोल प्ले करती है। फर्स्ट पॉइंट है आपका डेवलपमेंट ऑफ इन्वेस्टर सर्विस। अब इन्वेस्टर सर्विसेज देना बीएससी का मेन ऑब्जेक्टिव है। बीएससी अपने इन्वेस्टर्स को बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज देना चाहती है। तो जो भी इन्वेस्टर की ग्रीवियंसेस होती हैं, जो भी वो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, उन ग्रीवियंसेस को क्या किया जाए, रिड्रेस किया जाए, उनको सॉल्व किया जाए। तो उसके लिए बीएससी ने एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया है, दैट इज़ योर डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टर सर्विसेज। बीएससी ने क्या बनाया है, एक डिपार्टमेंट बनाया है। क्या नाम है उस डिपार्टमेंट का, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टर सर्विसेज। उस इन्वेस्टर डिपार्टमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि इन्वेस्टर की जो भी ग्रीवियंसेस होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उन प्रॉब्लम्स को रिड्रेस किया जाए। उसके लिए बीएससी में एक सेपरेट फंड भी बनाया जाता है, दैट इज़ योर इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन फंड। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड बीएससी में क्रिएट किया गया है ताकि इन्वेस्टर्स की जो भी प्रॉब्लम्स होती है या जो उनको स्टॉक एक्सचेंज की वजह से जो उनको लॉसेस फेस किए गए हैं, उन लॉसेस को, उन प्रॉब्लम्स को क्या किया जाए, रिड्रेस किया जाए। उसके लिए, और ये का सारा काम कौन करता है, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट करता है, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टर सर्विसेज। अब बीएससी में इस फंड में टोटल कितना पैसा है, 1 मिलियन। BSE has sanctioned an amount of 1 million towards the investor protection fund। कि BSE के इस फंड में टोटल कितना पैसा है, 1 मिलियन वो पैसा रखते हैं ताकि उस फंड से ही वो इन्वेस्टर के ग्रीवियंसेस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, उनको रिड्रेस किया जाता है। और इसी के साथ साथ बीएससी ने एक प्रोग्राम भी स्टार्ट किया था ताकि इन्वेस्टर्स को नेशन वाइज, मीन्स पूरे नेशन में हम इन्वेस्टर्स को अवेयर कर सके। और वो उस प्रोग्राम का क्या नाम था, सेफ इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट। सेफ इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट। ये प्रोग्राम क्यों चलाया गया था, ताकि हम इन्वेस्टर्स को स्टॉक मार्केट के टुवर्ड्स क्या कर सके, अवेयर कर सके। तो दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ इन्वेस्टर सर्विस। की बीएससी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इन अच्छी से अच्छी इन्वेस्टर्स को सर्विसेज देना। सेकंड आता है आपका इंक्रीजिंग एक्टिव ट्रेडिंग। द मेन रोल ऑफ बीएससी इज़ टू एनेबल इन्वेस्टर्स टू बाय एंड सेल सिक्योरिटीज़। कि मेन रोल क्या है बीएससी का, कि इन्वेस्टर्स को ये करना कि वो सिक्योरिटी मार्केट में क्या करे, ट्रेडिंग करे, में सिक्योरिटीज़ को बाय किया जाए और सेल किया जाए। और यही मेन रोल है बीएससी का। मतलब कि बीएससी का मेन रोल क्या है कि कॉन्टिन्यूस मार्केट को क्रिएट करना। मेन रोल ऑफ बीएससी इज़ टू क्रिएट कॉन्टिन्यूस मार्केट। अब मार्केट को कॉन्टिन्यूस करने के लिए और एक्टिव ट्रेडिंग करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं ताकि स्टॉक एक्सचेंज में जो इन्वेस्टर्स हैं वो कॉन्टिन्यूस बेसिस पर ट्रेडिंग कर सके, सेल परचेज कर सके। अब क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे बीएससी ने स्टार्ट की मोबाइल ट्रेडिंग। मोबाइल ट्रेडिंग को लॉन्च किया गया ताकि इन्वेस्टर्स अपने मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू ही ट्रेडिंग कर सके। और एक स्पेशल प्लेटफॉर्म बनाया गया एसएमई सिक्योरिटीज़ के लिए, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की जितने भी सिक्योरिटीज़ हैं, ठीक है, उनके अंदर ट्रेडिंग करने के लिए उनके लिए एक स्पेशल प्लेटफॉर्म बनाया गया। इंटरनेट ट्रेडिंग फैसिलिटीज़ को देने के लिए एक इंटरनेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को क्रिएट किया गया ताकि इन्वेस्टर्स कहीं भी बैठे हो, उनको फिजिकली जाकर ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, वो इंटरनेट मीडियम्स के थ्रू ही वो क्या कर सके, ट्रेडिंग कर सके। उसी के साथ साथ एक्टिव ट्रेडिंग करने का मेन उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ताकि मार्केट में क्या बनी रहे, एक लिक्विडिटी बनी रहे। तो एक लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए बीएससी ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं ताकि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं, ऐप्स बनाई गई, मोबाइल ट्रेडिंग, इंटरनेट ट्रेडिंग स्टार्ट की गई ताकि एक इन्वेस्टर इजीली सिक्योरिटी मार्केट में क्या कर सके, ट्रेडिंग कर सके। जितना वो इजीली सिक्योरिटी मार्केट में ट्रेडिंग कर पाएंगे उतनी ही मार्केट क्या रहेगी, कॉन्टिन्यूस मार्केट रहेगी, एक्टिव मार्केट रहेगी। और जितनी मार्केट एक्टिव रहेगी उतनी ही उस मार्केट की क्या मेंटेन रहेगी, लिक्विडिटी मेंटेन रहेगी। थर्ड आता है आपका इंश्योर सेफ एंड फेयर ट्रेडिंग।
अब सेफ़ और फेयर ट्रेडिंग के लिए बीएससी ने बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशंस और बायलॉज बनाए गए, क्योंकि जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं या जो भी ट्रेडिंग होती है सिक्योरिटी मार्केट में, वो एक कॉम्पिटिटिव कंडीशंस में होती है, कॉम्पिटिटिव मार्केट में होती है। तो ये इंश्योर करने के लिए कि एक इन्वेस्टर को एक फेयर डील मिले, एक फेयर डील इसको मिलनी चाहिए, उसके लिए बीएससी ने क्या बनाया, एक इनसाइडर ट्रेडिंग और आर्बिट्रेशन मैकेनिज़्म को स्टार्ट किया गया। इनसाइडर ट्रेडिंग और आर्बिट्रेशन मैकेनिज़्म को इस्टेब्लिश किया गया ताकि एक इन्वेस्टर अगर सिक्योरिटी मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा है तो उसको एक फ़ेयर डीलिंग मिलनी चाहिए, मीन्स उसको एक फ़ेयर डील मिलनी चाहिए, क्योंकि वो एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में डीलिंग करता है। तो उसके लिए एक इनसाइडर ट्रेडिंग और आर्बिट्रेशन मैकेनिज़्म को स्टार्ट किया गया ताकि अगर ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग मेंबर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट्स होते हैं, कोई डिफरेंसेस आते हैं, तो हम इस आर्बिट्रेशन मैकेनिज़्म को यूज़ करके हम उनके डिस्प्यूट्स को, उनकी प्रॉब्लम्स को, उनके डिफरेंसेस को हम क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें। आर्बिट्रेशन क्या होता है? आर्बिट्रेशन होता है कि जिसमें अगर सपोज़ करो दो ट्रेडिंग मेंबर्स हैं, उनके बीच में कोई डिस्प्यूट होगा तो वो कोर्ट में नहीं जाते हैं लड़ने के लिए, रादर आर्बिट्रेटर को वो हायर करते हैं। आर्बिट्रेटर कौन होता है? एक थर्ड पर्सन होता है, एक पार्टी होती है, आउटसाइडर पार्टी होती है जो दोनों पार्टीज़ के लिए क्या होती है, वो अननोन होती है। उस एक थर्ड पर्सन को हायर किया जाता है, वो दोनों की बात को सुनता है और उनकी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे, उनको सुनने के बाद एक फ़ाइनल डिसीजन लेता है। तो उस पर्सन के डिसीजन को ही एक फ़ाइनल डिसीजन माना जाता है। तो उस पर्सन को हम बोलते हैं आर्बिट्रेटर, और इस मैकेनिज़्म को हम बोलते हैं आर्बिट्रेटर मैकेनिज़्म। तो बीएससी ने क्या किया, आर्बिट्रेशन मैकेनिज़्म को यूज़ किया ताकि हम ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग मेंबर्स के बीच में कोई डिफरेंसेस हो, डिस्प्यूट्स हो, तो हम उनको सॉल्व कर सकें। और बीएससी का जो ऑपरेशन डिपार्टमेंट होता है वो क्या करता है, डिफरेंट मार्जिन्स को सेट करके रखता है ताकि उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए। उसी के साथ साथ मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट का क्या काम होता है, वो ये चेक रखता है कि प्राइस स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स का क्या प्राइस मूवमेंट है, ठीक है, कितने वॉल्यूम तक ट्रेडिंग हो रही है। वो इसे क्यों चेक करता है? ताकि वो स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग को कंट्रोल कर सके। तो बीएससी का मेन रोल क्या है कि ये इंश्योर करना कि स्टॉक मार्केट में बिल्कुल सेफ और फेयर डीलिंग हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका प्रोवाइड्स एडिक्वेट लिक्विडिटी। अब बीएससी में कितनी कंपनीज लिस्टेड हैं? मोर देन 5500 कंपनीज की सिक्योरिटीज़ कहाँ पर लिस्टेड है? बीएससी में लिस्टेड है। तो बीएससी का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि उन कंपनीज की लिक्विडिटी को मेंटेन करना, उन कंपनीज़ को लिक्विडिटी प्रोवाइड करना, क्योंकि एक स्टॉक एक्सचेंज की एफिशिएंसी उसकी लिक्विडिटी के ऊपर डिपेंड करती है कि एक स्टॉक एक्सचेंज कितनी लिक्विडिटी मेंटेन करके रखती है, उतनी ही ज़्यादा वो स्टॉक एक्सचेंज क्या होती है, एफिशिएंट होती है। अब लिक्विडिटी का क्या मतलब है? लिक्विडिटी का मतलब है कि एक लिस्टेड कंपनी ईजिली स्मॉल इन्वेस्टर्स के थ्रू मनी क्या कर सके, रेज कर सके। मीन्स अगर वो इनिशियल पब्लिक ऑफर करना चाहती है तो वो ईजिली इन्वेस्टर्स के थ्रू अपना इनिशियल पब्लिक ऑफर कर सके। अब एक इन्वेस्टर इनिशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू सिक्योरिटीज़ को सब्सक्राइब तभी करेगा जब उसको ट्रेडिंग करना, सिक्योरिटी मार्केट में ट्रेडिंग करना क्या लगेगा, ईजी लगेगा। तो ईजी टू ट्रेड के लिए, ताकि इन्वेस्टर्स इजीली स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर सके, तो इन स्मॉल इन्वेस्टर्स को एक ईज प्रोवाइड करने के लिए, इजी ट्रेडिंग प्रोवाइड करने के लिए बीएससी ने एक सेपरेट प्लेटफॉर्म बनाया है, दैट इज़ बीएससी इंडोनेक्स्ट। ये हमने डेरिवेटिव चैप्टर्स में भी किया था कि बीएससी ने क्या बनाया है, बीएससी इंडोनेक्स्ट प्लेटफॉर्म बनाया है। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू स्मॉल और मीडियम साइज कंपनीज़ को क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है कि वो अपनी सिक्योरिटीज़ को, अगर वो कैपिटल मार्केट में कैपिटल रेज करना चाहती हैं तो वो इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके ईजिली अपने सिक्योरिटीज़ को क्या कर सकी है, अपने पैसे को, अपनी मनी को वो ईजिली वो रेज कर सकती है। तो ये था आपका प्रोवाइड्स एडिक्वेट लिक्विडिटी। नेक्स्ट आता है आपका डिसएमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या बीएससी इंफॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड करती है?
इन्वेस्टर्स को अब बीएससी का ये मेन रोल होता है कि नेसेसरी से नेसेसरी इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टेड पार्टीज को देना, ठीक है। तो वो कैसे देती है? BSc provides necessary information to various interested parties through various publications. बहुत सारी publications करके BSc डिफरेंट पार्टीज़ को, इंटरेस्टेड पार्टीज़ को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। उसके लिए BSc ने क्या करी है? एक पब्लिश इन्वेस्टर गाइड पब्लिश करी है ताकि वो अपने इन्वेस्टर्स को क्या कर सके? एजुकेट कर सके स्टॉक मार्केट को लेकर। उसी के साथ साथ BSc प्लस में क्या मिलता है? BSc प्लस से BSc क्या प्रोवाइड करती है? एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन प्रीमियम यूजर्स को। वो इन्फॉर्मेशन जो जनरल पब्लिक को डिस्क्लोज नहीं करनी होती, उस इन्फॉर्मेशन को BSc प्लस के थ्रू पब्लिश किया जाता है। किसको? सिर्फ प्रीमियम यूजर्स को वही इन्फॉर्मेशन शो की जाती है। उसी के साथ साथ BSc क्या करती है? डेली बेसिस पर शेयर प्राइसेस, कितना शेयर प्राइस ट्रेड हुआ डेली बेसिस पर वो पब्लिश करती है। उसी के साथ साथ कितने शेयर्स की सेल और परचेज हुई है उसको पब्लिश करती है। वॉल्यूम को जितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है उसको पब्लिश करती है। और डेली बेसिस पर हाई और लो प्राइस क्या रहा शेयर मार्केट में उसको शो करना, और कंपनीज़ की डिटेल्स को शो करना। तो ये सारे इंफॉर्मेशन BSc इन्वेस्टर्स को देती है थ्रू वेरियस पब्लिकेशंस। नेक्स्ट आता है आपका इंटरनेशनल लिस्टिंग कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका इंटरनेशनल लिस्टिंग कॉर्पोरेशन। अब अपने सिक्योरिटीज़ को इंटरनेशनली लिस्ट कराने के लिए BSc ने एक कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट साइन किया है। BSc ने अपनी सिक्योरिटीज़ को, कंपनीज़ की सिक्योरिटीज़ को इंटरनेशनली लिस्ट कराने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया, कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट साइन किया। किसके साथ? डच बोर्ड्स के साथ। ऐसा क्यों हुआ? ताकि हम कंपनीज़ की सिक्योरिटीज़ को इंटरनेशनलाइज कर सके, इंटरनेशनल मार्केट में भी उनकी सिक्योरिटीज़ लिस्टेड हो, जिसका फ़ायदा किस किस को हो रहा है? स्टॉक एक्सचेंज को ही फ़ायदा हो रहा है और उसका फ़ायदा इन्वेस्टर्स को भी हो रहा है। अब वो वर्ल्ड वाइड मीन्स सिर्फ इंडिया में नहीं, आउटसाइड ग्लोबली भी वो उन सिक्योरिटी मार्केट्स में क्या कर सके? ट्रेडिंग कर सके। तो इंटरनेशनली वो किस तरीके से ट्रेडिंग कर पाएंगे? ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू, दैट इज़ बोल्ट, जो BSc फॉलो करती है बोल्ट सिस्टम को, ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम को। उसके थ्रू अब इन्वेस्टर्स सिर्फ अपनी कंट्री में नहीं बट ग्लोबली भी वो सिक्योरिटी मार्केट्स में ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो ये था आपका इंटरनेशनल लिस्टिंग कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट आता है आपका स्विफ्ट नेटवर्क, SWIFT, स्विफ्ट नेटवर्क। स्विफ्ट की फुल फॉर्म है आपकी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। द फुल फॉर्म ऑफ स्विफ्ट इज सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। अब इस BSc इज़ द फर्स्ट एक्सचेंज इन इंडिया कनेक्टेड विद स्विफ्ट, कि BSc ऐसा पहला स्टॉक एक्सचेंज है जो स्विफ्ट के साथ क्या है? कनेक्टेड है। अब स्विफ्ट एक ऐसा नेटवर्क है जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ग्लोबली, कंट्री सिर्फ इंडिया के नहीं, आउटसाइड इंडिया भी, स्विफ्ट एक ऐसा नेटवर्क है जो ग्लोबल बैंक्स के साथ, ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ वो क्या है? कनेक्टेड है। अब ये स्विफ्ट नेटवर्क में क्या होता है? इसमें क्या होता है? मैसेजेस और इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है, ठीक है। वो कस्टमर जो स्विफ्ट के थ्रू मैसेजेस को लेना चाहते हैं, रिसीव करना चाहते हैं, तो उनको इस स्विफ्ट नेटवर्क के साथ क्या होना पड़ेगा? कनेक्ट होना पड़ेगा। तभी वो इस स्विफ्ट नेटवर्क के थ्रू, अगर उनको किसी ग्लोबल बैंक की या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की किसी की भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो इस स्विफ्ट नेटवर्क के थ्रू वो सारे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमी। अब बैरोमीटर होता है कुछ स्टैंडर्ड को सेट करना। अब BSc ने क्या किया है? BSc सेंसेक्स बनाया है। अब ये क्यों बनाया गया? ताकि हम इन्वेस्टर्स को और ईज प्रोवाइड कर सकें ट्रेडिंग में। BSc सेंसेक्स में टॉप
30 कंपनीज़ की सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं, लिस्टेड होती हैं। तो वो इन्वेस्टर्स जो टॉप 30 कंपनीज़ में सिक्योरिटीज़ में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, भी सब उनको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली BSE सेंसेक्स के थ्रू इन टॉप 30 कंपनीज़ में वो ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो BSE ने क्या किया है, कुछ एक ऐसे बैरोमीटर्स भी सेट किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटीज़। अब इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए BSE ने बास्केट ट्रेडिंग स्टार्ट की थी। बास्केट ट्रेडिंग, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि एक इन्वेस्टर एक ही टाइम पर डिफरेंट सिक्योरिटीज़ में क्या कर सकता है, वो ट्रेडिंग कर सकता है। One can invest in equity and debt securities at the same time, कि अगर कोई इन्वेस्टर सिक्योरिटीज़ में, इक्विटी सिक्योरिटीज़ में, डेरिवेटिव्स में, डेब्ट सिक्योरिटीज़ में अगर वो ट्रेडिंग करना चाहता है तो वो एक ही टाइम पर अपना एक पोर्टफोलियो तैयार कर वो डिफरेंट सिक्योरिटीज़ में क्या कर सकता है, ट्रेडिंग कर सकता है। तो उसको हम बोलते हैं बास्केट ट्रेडिंग। तो BSE ने इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए बास्केट ट्रेडिंग स्टार्ट की गई, ताकि एक इन्वेस्टर एक ही टाइम पर डिफरेंट सिक्योरिटीज़ में क्या कर सके, इन्वेस्टमेंट कर सके। लास्ट पॉइंट आता है आपका हेल्प द गवर्नमेंट इन रेजिंग कैपिटल फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, कि इन केस कि अगर बैंक्स को गवर्नमेंट को डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करने के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो वो BSE के थ्रू अपने फंड्स को रेज कर सकती है, बॉन्ड्स को इशू करके, ठीक है, वो अपने फंड्स को वो रेज कर सकती है। तो उससे किसको हेल्प मिल रही है, गवर्नमेंट को हेल्प मिल रही है कि वो अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ईजिली वो पूरा कर सकती है। तो ये था आपका रोल कि BSE क्या क्या रोल प्ले करती है। नेक्स्ट हम करते हैं लिस्टिंग ऑफ BSE। The following eligibility criteria has been prescribed for listing of companies on BSE through IPO and FPO। वो लिस्टिंग कंपनीज जो अपनी सिक्योरिटीज़ को इनिशियल पब्लिक ऑफर करके, दैट इज़ IPO, या फिर फर्दर पब्लिक ऑफर करके अगर वो अपनी सिक्योरिटीज़ को इशू करना चाहती हैं, अपनी सिक्योरिटी को लिस्ट कराना चाहती हैं, तो उनको क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि IPO वो कंपनीज करती हैं जो न्यू कंपनीज होती हैं, दैट इज़ योर इनिशियल पब्लिक ऑफर। FPO वो कंपनीज होती है जो ऑलरेडी वो कंपनीज एग्जिस्ट कर रही हैं, उनको और एक्टिविटीज़ अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए और फर्दर कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या करती हैं, FPO। तो वो कंपनीज जो IPO और FPO के थ्रू अपनी सिक्योरिटीज़ को लिस्ट कराना चाहती हैं BSE में, तो उनको क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करना है। फर्स्ट पॉइंट इज़ योर द मिनिमम पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल paid up capital of the company shall be 10 crore for IPO and ₹3 crore for FPO, कि उनकी टोटल पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए। IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर के केस में 10 करोड़ और फर्दर पब्लिक ऑफर के केस में 3 करोड़, ये मिनिमम होनी चाहिए पेड अप कैपिटल। दूसरा कि जितना वो इशू करे, उनका जो इशू साइज होना चाहिए, कम से कम वो कितना इशू करे, IPO और FPO 10 करोड़। द मिनिमम इशू साइज शैल बी ₹10 करोड़। थर्ड पॉइंट आपका द इशूअर मीन्स वो कंपनी जो भी सिक्योरिटीज़ को इशू कर रही है हैज़ टू इंक्लूड इन द डिस्क्लेमर क्लोज इन ऑफर डॉक्यूमेंट, कि उनको ऑफर डॉक्यूमेंट में एक ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ये मेंशन करना पड़ेगा कि अगर इन केस वो मार्केट कैपिटलाइजेशन उतना लेवल वो अगर वो अचीव नहीं कर पाते, मीन्स कि अगर वो 10 करोड़ इशू कर रहे हैं, अगर उनका जो इशू साइज़ है वो 10 करोड़ है, इन केस सपोज करो कि 10 करोड़ सब्सक्रिप्शन नहीं आती, तो उस केस में उनकी सिक्योरिटीज़ BSE में लिस्टेड नहीं होंगी। आई एम रिपीटिंग अगेन, इन केस कि अगर इशूअर की मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आती है, मीन्स जितना वो इशू करना चाहती है मिनिमम सब्सक्रिप्शन लेवल अगर उसका नहीं आता, तो उसकी सिक्योरिटीज़ BSE में लिस्टेड नहीं होंगी। और जिसके एप्लीकेंट्स हैं, प्रमोटर्स हैं कंपनी के, वो लिस्टिंग एग्रीमेंट का कोई किसी भी रूल को वो डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे। उनको सारे लिस्टिंग एग्रीमेंट में जो भी रूल्स रेगुलेशंस लिखे गए हैं, उन सब रूल्स रेगुलेशन और रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना पड़ेगा।
द कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेबी रेगुलेशन शुड ऑल्सो बी कंप्लाइड विद। सेबी रेगुलेशंस के अंडर जो भी कंडीशंस लिखी हैं उन सारी कंडीशंस को पूरा करना पड़ेगा। द इशूअर शैल ऑल्सो कंप्लाई वेरियस गाइडलाइंस रेगुलेशंस एप्लीकेबल फॉर लिस्टिंग, कि अपनी सिक्योरिटीज़ को लिस्ट कराने के लिए जो गाइडलाइंस दी गई हैं, जो रेगुलेशंस हैं, उन सब गाइडलाइंस और रेगुलेशंस को भी पूरा करना पड़ेगा। उसके बाद ही उस कंपनी की सिक्योरिटीज़ बीएसई में क्या होंगी, लिस्टेड होंगी। नेक्स्ट आता है आपका फीस, कि ऑल द कंपनीज लिस्टेड ऑन बीएसई, कि वो सारी कंपनी जिसकी सिक्योरिटीज़ बीएसई में लिस्टेड है उन सब को एक एनुअल लिस्टिंग फ़ी पे करनी पड़ती है। हर साल उनको अप्रैल 30 वाले दिन, अप्रैल 30 को हर साल उनको टाइम टू टाइम जैसे उनको बताया जाता है, उनको बीएसई को एक एनुअल लिस्टिंग फ़ी क्या करनी है, पे करनी है। कब पे करनी है, ऑन अप्रैल 30। जब एक कंपनी एफपीओ और आईपीओ के थ्रू जब वो अपनी सिक्योरिटीज़ को इशू करती है, तो सबसे पहले अगर वो आईपीओ कर रही है, इनिशियल पब्लिक ऑफर कर रही है, तो इनिशियल लिस्टिंग फ़ीस कितनी होती है बीएसई की, दैट इज़ जो फीस 20,000। उसके अलावा एनुअल लिस्टिंग फ़ीस डिपेंड करती है उनकी कैपिटल के ऊपर। हर एक कंपनी की जो एनुअल लिस्टिंग फ़ीस होती है वो क्या होती है, अलग होती है। नेक्स्ट पॉइंट, हम ये तो था हमारा फर्स्ट पॉइंट लिस्टिंग ऑफ बीएसई में। सबसे पहले हमने पढ़ा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है आईपीओ के केस में और एफपीओ के केस में। दूसरा हम कर रहे हैं डायरेक्ट लिस्टिंग। द कंपनीज विच आर लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एंड हैविंग टर्नओवर लेस देन 500 करोड़, कि वो कंपनीज जो ऑलरेडी लिस्टेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, और वो कंपनीज जिनका जो टर्नओवर है, टर्नओवर मीन्स जो वो प्रॉफिट्स अर्न करती हैं एक साल में, उनका जो टर्नओवर है वो कितना है, 500 करोड़ से कम है, वो डायरेक्ट लिस्टिंग मोड के अंदर डायरेक्टली ही बीएसई में अपने सिक्योरिटीज़ को क्या करा सकती हैं, लिस्ट करा सकती हैं। वो कंपनीज जिनकी जो ऑलरेडी उनकी सिक्योरिटीज़ लिस्टेड हैं किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, बट बीएसई में वो लिस्टेड नहीं है, अगर वो लिस्टेड कंपनीज अपनी सिक्योरिटीज़ को बीएसई में भी लिस्ट कराना चाहती हैं और उनका जो टर्नओवर है वो 500 करोड़ से कम है, वो डायरेक्ट लिस्टिंग को फॉलो करके अपनी सिक्योरिटीज़ को बीएसई में लिस्टेड करा सकती हैं। अब बात आ गई कि डायरेक्ट लिस्ट कराने के लिए उनको क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करना पड़ेगा। फर्स्ट है आपका इशूड एंड पेड अप कैपिटल, कि उस कंपनी की इशूड और पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए, तो मिनिमम होनी चाहिए 3 करोड़। इशूड और पेड अप कैपिटल उनकी होनी चाहिए 3 करोड़। सेकेंड, नेटवर्थ रिक्वायरमेंट। नेटवर्थ रिक्वायरमेंट, द मिनिमम नेटवर्थ इज़ 3 करोड़। नेटवर्थ भी कितनी होनी चाहिए उनकी 3 करोड़, और इशूड और पेड अप कैपिटल भी कितनी होनी चाहिए 3 करोड़। थर्ड पॉइंट आता है प्रॉफिट मेकिंग ट्रैक रिकॉर्ड। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कि उनका टैक्स पे करने से पहले जो उनका प्रॉफिट होना चाहिए शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 करोड़, कि उनका जो नेट प्रॉफिट मेकिंग ट्रैक रिकॉर्ड मीन्स कि टैक्स को पे करने से पहले उनका जो नेट प्रॉफिट होना चाहिए वो तो या तो होना चाहिए 1 करोड़ और इक्वल टू 1 करोड़। नेक्स्ट, लिस्टिंग ट्रैक रिकॉर्ड, द कंपनी मस्ट बी लिस्टेड ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, कि सिर्फ उन्हीं कंपनीज की डायरेक्ट लिस्टिंग के थ्रू बीएसई में सिक्योरिटीज़ लिस्ट होंगी अगर उनकी सिक्योरिटीज़ ऑलरेडी किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में क्या है, लिस्टेड है। तो लिस्टिंग ट्रैक रिकॉर्ड में क्या आएगा, द कंपनीज मस्ट बी, कि वो कंपनीज उनकी जो कंपनीज की सिक्योरिटीज़ ऑलरेडी किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में उनकी सिक्योरिटीज़ क्या होनी चाहिए, लिस्टेड होनी चाहिए। फिफ्थ आता है आपका पब्लिक शेयर होल्डिंग। तो उस लिस्टेड कंपनी की जो मिनिमम लेवल सेबी ने सेट किया हुआ है पब्लिक शेयर होल्डिंग में, उनका वो मिनिमम लेवल होना चाहिए शेयर होल्डिंग का, पब्लिक शेयर होल्डिंग का। नंबर ऑफ पब्लिक शेयर होल्डर्स, द कंपनी शुड हैव मिनिमम 100 शेयर होल्डर्स, कि उस कंपनी के कम से कम कितने शेयर होल्डर्स होने चाहिए, कम से कम 100 शेयर होल्डर्स होने चाहिए।
7th पॉइंट आता है आपका साइनिंग विद बोथ डिपॉजिटरीज, कि उस कंपनी का एग्रीमेंट दोनों डिपॉजिटरीज के साथ होना चाहिए। दो डिपॉजिटरीज हमने पढ़ी हुई हैं, एक आपका CDSL और NSDL, कि उस कंपनी की सिक्योरिटीज़, उस कंपनी का जो एग्रीमेंट होना चाहिए वो दोनों डिपॉजिटरीज के साथ होना चाहिए, दैट इज़ योर CDSL एंड NSDL। 8th पॉइंट आता है आपका ट्रेडिंग इन कंपल्सरी डीमैट, कि 50% पब्लिक शेयर होल्डिंग के केस में और 100% प्रमोटर शेयर होल्डिंग के केस में ये जो होना चाहिए उनकी शेयर होल्डिंग वो डीमैट फॉर्म में होना चाहिए, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होना चाहिए। पब्लिक शेयर होल्डिंग के केस में 50% डीमैट मोड में होनी चाहिए और प्रमोटर शेयर होल्डिंग के केस में 100% डीमैट फॉर्म में होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका विड्रॉल और रिजेक्शन। विड्रॉल और रिजेक्शन, अब इस केस में क्या होता है, सपोज करो एक कंपनी ने अपनी सिक्योरिटीज़ को BSE में लिस्ट कराने के लिए एप्लीकेशन दी है और उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है, उनकी सिक्योरिटीज़ को लिस्ट करने के लिए मना कर दिया जाता है, तो वो कंपनी दोबारा से रीअप्लाई कर सकती है अपनी सिक्योरिटीज़ को BSE में लिस्ट कराने के लिए आफ्टर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। 6 मंथ्स के बाद वो अपनी सिक्योरिटीज़ को अगर BSE में लिस्ट कराना चाहती है तो वो दोबारा से अपनी एप्लीकेशन लिखकर अपनी सिक्योरिटीज़ को लिस्ट करा सकती है। और इन केस कि सेकेंड टाइम भी कि BSE ने मना कर दिया उनकी सिक्योरिटीज़ को लिस्ट करने के लिए, तो उसके बाद वो कंपनी एलिजिबल नहीं होती है अपनी सिक्योरिटीज़ को BSE में लिस्ट कराने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कंफर्मेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड नेशन वाइड स्टॉक एक्सचेंज। अब उस कंपनी को एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से, वो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज जिसमें उसकी सिक्योरिटीज़ हैं लिस्टेड है, उस स्टॉक एक्सचेंज से उस कंपनी को एक कंफर्मेशन लेटर लेना पड़ेगा। उस कंफर्मेशन लेटर में क्या लिखा होगा कि जितनी भी उस कंपनी की जो इशूड कैपिटल है वो सारी इशूड कैपिटल की सिक्योरिटीज़ कहाँ पर लिस्टेड थी, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में वो इशूड कैपिटल लिस्टेड थी। और उस कंपनी की अगर कोई इन्वेस्टर्स है, कोई कंप्लेंट है, वो कोई भी कंप्लेंट उनकी पेंडिंग नहीं है, नो इन्वेस्टर कंप्लेंट इज़ पेंडिंग अगेंस्ट द कंपनी, ये भी कंफर्मेशन लेटर में मेंशन किया जाएगा। तो हर एक कंपनी जो अपनी सिक्योरिटीज़ को BSE में लिस्ट कराना चाहती है, उनको रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से जहाँ पर उनकी सिक्योरिटीज़ लिस्टेड थी, उनको एक कंफर्मेशन लेटर किसको सबमिट कराना पड़ेगा, BSE को सबमिट कराना पड़ेगा। उसी के साथ साथ कंफर्मेशन फ्रॉम MD एंड CS, उसी के साथ साथ उनको मैनेजिंग डायरेक्टर से, चार्टर्ड सेक्रेटरी से एक कॉपी अटैच करनी पड़ेगी, कंफर्मेशन लेटर लेना पड़ेगा और उस कंफर्मेशन लेटर की भी कॉपी किसके साथ अटैच होगी, उस कंफर्मेशन लेटर के साथ। अब इसमें क्या लिखा जाएगा कि उस कंपनी की जो सिक्योरिटीज़ है कभी भी BSE में डीलिस्ट नहीं हुई हैं। डीलिस्ट मतलब कि वहाँ जब सिक्योरिटीज़ जो ऑलरेडी लिस्टेड होती है उनको डीलिस्ट निकाल दिया जाता है उन सिक्योरिटीज़ को BSE से, तो उसको हम बोलते हैं डीलिस्ट। तो उनको उस कंपनी को एक कंफर्मेशन लेटर लेना पड़ेगा मैनेजिंग डायरेक्टर से और चार्टर्ड सेक्रेटरी से, और उसको भी उस कंफर्मेशन लेटर के साथ क्या करेंगे, वो अटैच करेंगे, जिसमें ये इंश्योर किया जाएगा कि उस कंपनी की सिक्योरिटीज़ कभी भी BSE से डीलिस्ट नहीं हुई है, और इन केस कभी भी डीलिस्ट हुई हैं तो उसको डीलिस्ट हुए हुए 10 इयर्स हो गए हैं। नेक्स्ट आता है आपका कंप्लायंस स्टेटस बाय कंपनी, की जो एग्रीमेंट में, लिस्टिंग एग्रीमेंट में कंप्लायंस स्टेटस लिखा है कि उनको ये कंडीशंस पूरी करनी है, तो उन कंडीशंस को पूरा करना ज़रूरी है। नेक्स्ट, एक्शन अगेंस्ट कंपनी, प्रमोटर ग्रुप, एंटिटीज़ और डायरेक्टर्स। अगर इफ़ एनी एक्शन इज़ टेकन बाय सेबी अगेंस्ट कंपनी, कि अगर कभी भी किसी भी टाइम अगर सेबी ने कभी उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ के अगेंस्ट, प्रमोटर्स के अगेंस्ट, डायरेक्टर्स के अगेंस्ट कभी कोई एक्शन लिया है, तो उस एक्शन को लिए हुए कितना टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाना चाहिए, 3 years मस्ट बी एक्सपायर्ड। If any action is taken by SEBI against company, promoter or director, then a period of 3 years must be expired. Next आता है आपका reference to bifur और winding up।
company should not be under BIFR and no winding up orders should have been passed against the company at the time of application for listing। कि जब एक कंपनी अपनी सिक्योरिटीज़ को लिस्ट करवाना चाह रही है BSE में, तो उसको ये ध्यान में रखना चाहिए कि उसको कभी भी वाइंडिंग अप के ऑर्डर्स ना मिले। अगर उस कंपनी के वाइंडिंग अप के ऑर्डर्स मिले होंगे तो वो अपनी सिक्योरिटीज़ को BSE में लिस्ट नहीं करा सकती। उसी के साथ साथ 15th पॉइंट आता है आपका कंपनी वेबसाइट, कि हर एक कंपनी की क्या होनी चाहिए, अपनी एक वेबसाइट होनी चाहिए और उस वेबसाइट में वो सारी इन्फॉर्मेशन देंगे प्रोडक्ट्स के से रिलेटेड, मैनेजमेंट टीम से रिलेटेड, एनुअल रिपोर्ट्स को शो करेंगे, वो शेयर होल्डिंग पैटर्न को फॉलो करेंगे, अपने रिजल्ट्स को शो करेंगे क्वार्टरली बेसिस पर, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को भी वहाँ पर डिस्प्ले किया जाएगा उस वेबसाइट पर। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका स्कोर्स ऑथेंटिकेशन। The company has to submit nil investor complaint report extracted from scores। कि scores एक ऐसी टीम होती है जो इन्वेस्टर ग्रीवियंसेस को सॉल्व करती है। तो एक कंपनी को इस स्कोर से एक रिपोर्ट लेनी पड़ेगी जिसमें ये मेंशन किया जाएगा कि उनकी कोई भी इन्वेस्टर कंप्लेंट पेंडिंग नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका लॉक इन ऑफ सिक्योरिटीज़, कि अगर किसी भी टाइम अगर उनको ये लगे कि उन्होंने कोई प्रेफरेंशियल बेसिस पर इक्विटी शेयर्स को इशू करा है, तो जब वो एप्लीकेशन दे रहे हैं अपनी सिक्योरिटीज़ को लिस्ट कराने के लिए, तो उसको 1 साल के लिए उन सिक्योरिटीज़ को क्या कर देना चाहिए, लॉक इन कर देना चाहिए। लास्ट पॉइंट आता है आपका नो चेंज इन कंपनी एंड नेम ऑफ द कंपनी, नो चेंज इन कैपिटल एंड नेम ऑफ द कंपनी, कि लास्ट 1 ईयर में उस कंपनी की कैपिटल में कोई चेंज नहीं होना चाहिए और उस कंपनी का नाम भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये आपके लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स, कि वो कंपनीज जिनकी सिक्योरिटीज़ ऑलरेडी किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, अगर वो BSE में अपनी सिक्योरिटीज़ को लिस्ट कराना चाहती है तो उनको इस लिस्टिंग रिक्वायरमेंट को, इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्या करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा। और उनके लिए क्या फ़ीस होती है, द फी टू बी पेड बाय द कंपनीज एज फॉलो। 2 तरह की फ़ीस होती है इसमें, एक होती है आपकी नॉर्मल डायरेक्टिंग लिस्टिंग फ़ीस। अब इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ फीस होती है। एक होती है आपकी नॉर्मल डायरेक्ट लिस्टिंग फीस, लिस्टिंग एप्लीकेशन फीस, और दूसरी आती है आपकी फॉर कंपनीज अर्लियर डी लिस्टेड फ्रॉम BSE बट सीकिंग री लिस्टिंग अंडर डायरेक्ट लिस्टिंग। पहला है कि वो कंपनीज जिनकी कभी भी BSE के थ्रू उनकी सिक्योरिटी डी लिस्ट नहीं हुई, तो उनके लिए एक नॉर्मल डायरेक्ट लिस्टिंग एप्लीकेशन फ़ीस चार्ज की जाती है। दूसरी वो कंपनीज है जिनकी किसी टाइम BSE से उनकी सिक्योरिटीज़ को डी लिस्ट कर दिया होगा, बट वो 10 ईयर्स के बाद दोबारा से अपनी सिक्योरिटीज़ को BSE में लिस्ट कराना चाहती है, तो उनके लिए फ़ीस चार्ज अलग होता है। अब नॉर्मल डायरेक्ट लिस्टिंग एप्लीकेशन फ़ीस में 3 तरह की फ़ीस होती है आपकी। एक होती है आपकी स्क्रूटनी फ़ीस, दैट इज़ ₹50,000। एक होती है आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस, दैट इज़ ₹25 लाख, प्लस एप्लीकेबल सर्विस टैक्सेस लेस TDS, कि उनके साथ साथ उनके ऊपर सर्विसेज टैक्स भी लगाए जाते हैं। वहीं पर डी लिस्ट कंपनीज़ के लिए कौन सी हैं, स्क्रूटनी फ़ीस है उनके लिए 50,000, वहीं पर उनके लिए एप्लीकेशन फ़ीस है अब दैट इज़ ₹5 लाख, उनके लिए प्रोसेसिंग फ़ीस है 25 लाख। दोबारा से बता रही हूँ कि वो कंपनीज जो नॉर्मली अपनी सिक्योरिटीज़ को BSE में लिस्ट कराना चाहती है, उनको जो फ़ी पे करनी पड़ेगी, एक होती है आपकी स्क्रूटनी फ़ी, दैट इज़ 50,000। दूसरी होती है आपकी प्रोसेसिंग फ़ी, वो होती है आपकी 25 लाख। उसी के साथ साथ उनको सर्विस टैक्स भी पे करना पड़ता है। और वो कंपनीज जिनकी डी लिस्ट हुई है वो दोबारा से BSE में लिस्टिंग कराना चाहते हैं, तो उनके लिए स्क्रूटनी फ़ीस और जो उनकी प्रोसेसिंग फ़ीस सेम होती है, उनके ऊपर भी सर्विस टैक्स लगाया जाता है, बस उनसे एक्स्ट्रा फ़ीस चार्ज की जाती है, वो होती है उनकी एप्लीकेशन फ़ीस ऑफ ₹5 लाख। तो ये है आपकी लिस्टिंग फ़ीस। नेक्स्ट पॉइंट हम करते हैं राइट इशू। अब नेक्स्ट आता है राइट इशू। राइट इशू क्या होता है कि जब एक कंपनी शेयर्स को अगर वो इशू करना चाहती है, इक्विटी शेयर्स को, तो वो पहले अपॉर्चुनिटी किसको देती है, अपने खुद के शेयर होल्डर्स को, तो उसको हम बोलते हैं राइट इशू। तो राइट इशू करते टाइम एक कंपनी को कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना पड़ता है, वो 3 टाइप्स की फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करते हैं। एक आती है आपकी प्री इशू,
राइट इशू करने से पहले क्या फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है, और जिस टाइम पे राइट इशू कर रहे हैं उस टाइम पे क्या फॉर्मेलिटीज़ करनी है, और राइट इशू करने के बाद उनको कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना है। फर्स्ट है आपका प्री इशू फॉर्मेलिटीज़। कुछ एक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो उस कंपनी को सबमिट कराने पड़ते हैं इशू करने से पहले, जैसे कि उनके पास एक ऐसे रेजोल्यूशन की कॉपी होनी चाहिए जो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने पास किया है, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव किया है कि वो कंपनी राइट इशू कर सकती है, उसकी कॉपी होनी चाहिए। वहीं पर सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन पास बाय द शेयर होल्डर्स की भी एक रेजोल्यूशन की कॉपी होनी चाहिए उनके पास। उसी के साथ साथ उनको ये इंश्योर करना चाहिए कि उनकी जितनी भी इशूड कैपिटल है वो सारे लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, और वो उनकी सारी इशूड कैपिटल फुली पेड अप कैपिटल है। उसके साथ साथ वो उस ड्राफ्ट ऑफर लेटर की 10 कॉपीज़ अटैच करेंगे। इन सब कॉपीज़ के साथ उनको प्रोसेसिंग फ़ीस पे करनी है, जितना भी उनका इशू साइज़ है, इशू साइज़ मतलब जितना वो राइट इशू कर रहे हैं उसका 0.05% उनको प्रोसेसिंग फ़ीस पे करनी पड़ती है। अब प्रोसेसिंग फ़ीस मिनिमम होती है आपकी 50,000 और मैक्सिमम होती है आपकी 25 लाख। तो ये फॉर्मेलिटीज़ हैं जो उनको राइट इशू करने से पहले पूरी करनी है, और जिस टाइम पर वो राइट इशू कर रहे हैं उस टाइम पर उनको अपने ड्राफ्ट ऑफर लेटर की 10 कॉपीज़ अटैच करनी है। उसी के साथ साथ 1% सिक्योरिटी डिपॉजिट उनको सबमिट कराना है, जिसमें से 1% में से जो 50% होना चाहिए वो कैश में होना चाहिए और 50% बैंक गारंटी की फॉर्म में होना चाहिए। ये आपकी एट द टाइम ऑफ इशू फॉर्मेलिटीज़। थर्ड आती है आपकी पोस्ट इशू फॉर्मेलिटीज़ की वो फॉर्मेलिटीज़ जो इशू करने के बाद होती हैं। पोस्ट इशू फॉर्मेलिटीज़ में डॉक्यूमेंट्स फॉर बेसिक ऑफ अलॉटमेंट, कि एक कंपनी शेयर्स को अपने शेयर होल्डर्स को किस तरीके से अलॉट करेगी, ठीक है, कि क्या बेसिक होगा, क्या किस तरीके से उनको अलॉटमेंट की जाएगी, उसकी एक कॉपी वो कितने टाइम में सबमिट कराएगी। विदिन 10 डेज़ उनको वो सबमिट कराना पड़ेगा कि वो अलॉटमेंट किस तरीके से करेगी। दूसरा, डॉक्यूमेंट्स फॉर लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़, द कंपनी हैज़ टू सबमिट द लेटर ऑफ एप्लीकेशन अलॉन्ग विथ स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स टू गेट द राइट शेयर्स लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, कि उस कंपनी को क्या करने हैं, जो वो राइट इशू कर रही है उन शेयर्स को भी स्टॉक एक्सचेंज में क्या कराना पड़ेगा, लिस्ट कराना पड़ेगा। तो लिस्ट कराने के लिए उनको एक लेटर एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, उस एप्लीकेशन को भी सबमिट कराना पड़ेगा। एक आता है ऑब्टेनिंग ट्रेडिंग अप्रूवल, अपने राइट शेयर्स को के साथ ट्रेडिंग करने के लिए, सिक्योरिटी मार्केट्स में राइट शेयर्स के साथ ट्रेडिंग करने के लिए कुछ एक ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको उनको स्टॉक एक्सचेंज को वो सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराने पड़ेंगे। तो ये थी फॉर्मेलिटीज़, कैसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कौन कौन सी कॉपीज़ हैं जो उस कंपनी को सबमिट करानी है राइट इशू करते टाइम। नेक्स्ट आता है आपका बोनस शेयर्स। अब बोनस शेयर्स क्या होता है, एक तरीके से ये एक रिवॉर्ड की फॉर्म में होते हैं जो शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं, उनके अच्छे काम के लिए उनको बोनस शेयर्स इशू किए जाते हैं, जिसके बदले में उनसे कोई भी पेमेंट चार्ज नहीं की जाती। बस ये ऐसे शेयर्स होते हैं जो डायरेक्टली उनके अकाउंट में क्या हो जाते हैं, क्रेडिट हो जाते हैं। तो वो कंपनी जो बोनस शेयर्स इशू करना चाहती है उनको क्या क्या कॉपीज़ स्टॉक एक्सचेंज को BSE को सबमिट करानी पड़ेगी। फर्स्ट पॉइंट है आपका सर्टिफाइड कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन पास बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूविंग द बोनस शेयर्स, कि उनको एक ऐसी कॉपी जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव किया है कि आप बोनस शेयर्स को इशू कर सकते हो, उसकी कॉपी स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट करानी पड़ेगी। उसी के साथ साथ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द नोटिस सेंड टू शेयर होल्डर्स अबाउट द प्रपोज्ड इशू ऑफ बोनस शेयर्स, शेयर होल्डर्स की एक कॉपी भी सबमिट करानी पड़ेगी। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन पास बाय द शेयर होल्डर्स, कॉपी ऑफ शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन पास फॉर इंक्रीज इन शेयर कैपिटल बोनस शेयर्स टू बी अलॉटेड, कितने नंबर ऑफ शेयर्स हर एक शेयर होल्डर को दिए जा रहे हैं उसकी एक कॉपी सबमिट करानी पड़ेगी। उसी के साथ साथ उनको एक प्रोसेसिंग फीस पे करनी है, दैट इज़ ₹30,000 अलॉन्ग विद द एग्जिस्टिंग सर्विस टैक्स। और कौन सी कॉपी सबमिट करानी है, कॉपी ऑफ लेटेस्ट ऑडिटेड एनुअल रिपोर्ट्स उनको सबमिट कराने हैं BSE को। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ अमेंडेड मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कि उनको अपनी MOA और AOA की कॉपी भी सबमिट करानी पड़ेगी। लास्ट, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द कंटैक्ट पर्सन,
कि इन केस कि अगर उनको और किसी इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट हो तो वो किस पर्सन से वो स्टॉक एक्सचेंज कांटेक्ट कर सकती है, उसकी सारी डिटेल्स की कॉपी भी वो किसको देगी, स्टॉक एक्सचेंज को देगी, BSE को देगी। तो ये था इन केस ऑफ बोनस शेयर्स। अभी हमने कर लिया कि BSE में वो कौन कौन सी कंपनीज BSE में अपनी सिक्योरिटीज़ को लिस्ट कराना चाहती हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि IPO और FPO में लिस्ट कराने के लिए क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, डायरेक्ट लिस्टिंग में क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, अगर एक कंपनी राइट इशू करना चाहिए तो क्या फॉर्मेलिटीज़ उनको पूरी करनी है। एक हमने पढ़ा कि अगर वो कंपनी बोनस शेयर्स को इशू करना चाहती है तो क्या फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है। लास्ट है हमारा डेब्ट पब्लिक इशू, कि अगर अपनी एक कंपनी डेब्ट इशू करना चाहती है, डिबेंचर्स को, बॉन्ड्स को इशू करना चाहती है तो क्या फॉर्मेलिटीज़ को उसने पूरा करना है। अब अगर एक कंपनी BSE के थ्रू बॉन्ड्स को इशू करना चाहती है तो वो बहुत सिंपल है, सिंपलर और फास्टर, बहुत इजीली वो बॉन्ड्स को इशू कर सकती है और वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव मेथड होता है। बॉन्ड्स को इशू करने के लिए उनको 3 स्टेजेस को फॉलो करना है। फर्स्ट आपका ऑब्टेन इन प्रिंसिपल अप्रूवल। एक कंपनी को बॉन्ड्स को इशू करने के लिए कुछ एक डॉक्यूमेंट्स हैं और एप्लीकेशन फॉर्म है, फीस है जो उनको सबमिट करानी पड़ेगी। दैट इज़ ऑब्टेन इन प्रिंसिपल अप्रूवल। द कंपनी हैज़ टू फाइल द डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स एंड फीस अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म, कि जब वो एप्लीकेशन फॉर्म लिख रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज को, उसके साथ साथ उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं और कितनी एप्लीकेशन फ़ीस देनी है। पहला डॉक्यूमेंट है कि उनका जो ऑफर डॉक्यूमेंट है उसकी 2 कॉपीज़ वो अटैच करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। उसी के साथ साथ वही सेम रेजोल्यूशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो रेजोल्यूशन पास किया है डेब्ट्स को इशू करने का, बॉन्ड्स को इशू करने का, उसकी वो एक कॉपी अटैच करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। तीसरा कि उनको भी क्या पे करनी है, प्रोसेसिंग फ़ीस पे करनी है। और प्रोसेसिंग फ़ीस कितनी होती है, जितने साइज़ के वो बॉन्ड्स को इशू कर रहे हैं उसका 0.05% वो क्या पे करेंगे, प्रोसेसिंग फ़ीस पे करेंगे। नहीं तो मिनिमम प्रोसेसिंग फ़ीस कितनी होती है 50,000 और मैक्सिमम कितनी होती है 5 लाख प्लस सर्विस टैक्स। ये तो था कि ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स या फीस है जब वो एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो उनको सबमिट करानी है। दूसरा आता है आपका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट। द कंपनी हैज़ टू फाइल द स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट फॉर फाइनलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट। कैसे डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जिस टाइम पर वो बॉन्ड्स की अलॉटमेंट करे तो उनको डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को एक्सचेंज को सबमिट कराना पड़ेगा। तीसरा कि उनके लिए क्या लिस्टिंग फ़ीस होती है और ट्रेडिंग अप्रूवल किस तरीके से होता है। द कंपनी हैज़ टू फाइल द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट एंड फीस फॉर लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग अप्रूवल, कि अपने बॉन्ड्स को लिस्ट कराने के लिए, ट्रेडिंग अप्रूवल लेने के लिए उनको कौन कौन सी कॉपीज़ को सबमिट कराना है BSE को। पहली कॉपी आपकी कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस, कि उनको प्रोस्पेक्टस की कॉपी सबमिट करानी है BSE को। उसी के साथ साथ उसके कौन कौन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनका नेम, एड्रेस मेंशन करके वो सबमिट कराएंगे, रेजिडेंशियल एड्रेस, उनका पिन कोड लिखा होना चाहिए उसमें। उसी के साथ साथ लिस्टिंग एप्लीकेशन, लिस्टिंग एग्रीमेंट की कॉपी आप सबमिट कराओगे। सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ 3-day मॉनिटरिंग रिपोर्ट, जो आपकी मॉनिटरिंग रिपोर्ट हुई है उसकी कॉपी सबमिट कराएगी। तो ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको अगर आप अपने बॉन्ड्स को इशू कराना चाहते हो और अपने बॉन्ड्स को BSE में लिस्ट कराना चाहते हो तो एक लिस्टिंग फ़ीस पे करने के साथ डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको BSE को सबमिट कराने पड़ते हैं। उसी के बाद ही आप बॉन्ड्स को इशू कर सकते हो। तो ये था आपका लिस्टिंग ऑफ BSE, कैसे कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जो BSE में अपनी सिक्योरिटीज़ को लिस्ट करा सकती हैं, उनके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो यहाँ से हमारा ये वाला टॉपिक पूरा हो गया है। नेक्स्ट जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो है आपका लिस्टिंग प्रोसीजर, कि अपनी सिक्योरिटीज़ को लिस्ट कराने के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है BSE में। फर्स्ट पॉइंट आता है आपका परमिशन टू यूज़ द नेम ऑफ BSE इन एन इशूअर कंपनीज प्रोस्पेक्टस। अब वो कंपनी जिसकी सिक्योरिटीज़ BSE में लिस्टेड हैं, अगर वो पब्लिक इशू करना चाहती है तो पब्लिक इशू करते टाइम उनको एक रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ को प्रोस्पेक्टस सबमिट कराना पड़ता है।
ठीक है। तो वो लिस्टेड कंपनी क्या करती है, बीएससी से परमिशन लेती है कि वो बीएससी का नाम अपने प्रोस्पेक्टस में यूज़ करना चाहती है। पब्लिक इशू करने के लिए वो बीएससी का नाम अपने प्रोस्पेक्टस में यूज़ करना चाहती है। एक परमिशन लेने के बाद ही वो कंपनी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को अपना प्रोस्पेक्टस क्या कराएगी, सबमिट कराएगी। The companies desiring to list their securities offered through a public issue have to obtain a prior permission from BSE to use the name of BSE in their prospectus or offer for sale of documents before filing the same with the registrar of companies। कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को प्रोस्पेक्टस सबमिट कराने से पहले वो बीएससी से प्रायर परमिशन लेगी कि वो अपने प्रोस्पेक्टस में बीएससी का नाम यूज़ करके पब्लिक इशू करना चाहती है। अब बीएससी ने भी क्या किया है, एक ऐसी लिस्टिंग कंपनी बनाई है जो ग्रांट देती है, परमिशन देती है अपना नाम यूज़ करने के लिए। अब वो कंपनी क्या करती है, वो कमेटी क्या करती है, उनके प्रमोटर्स को देखती है, उस कंपनी की प्रोफाइल को चेक करती है, डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स को कंसीडर करने के बाद उस कंपनी को परमिशन दी जाती है कि वो बीएससी का नाम यूज़ कर सकती है या नहीं कर सकती। तो सबसे पहला काम क्या होगा अपनी सिक्योरिटीज़ को लिस्ट कराने का, कि सबसे पहले बीएससी क्या करेगी, अगर वो पब्लिक इशू करना चाहती है तो उसको बीएससी से क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी, परमिशन टू यूज़ द नेम ऑफ बीएससी इन एन इशूअर कंपनीज प्रोस्पेक्टस। नेक्स्ट आता है आपका सबमिशन ऑफ लेटर ऑफ एप्लीकेशन। अब परमिशन लेने के बाद, प्रोस्पेक्टस को सबमिट कराने के बाद अब उनको क्या करना है, एक एप्लीकेशन लेटर को सबमिट कराना है कि वो अपनी सिक्योरिटीज़ को डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंज में क्या कराना चाहते हैं, लिस्ट कराना चाहते हैं। द कंपनी हैज़ टू सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर्म टू ऑल द स्टॉक एक्सचेंजेस वेयर इट प्रपोजेज टू हैव इट्स सिक्योरिटीज़ लिस्टेड, कि जिन जिन स्टॉक एक्सचेंज में वो अपनी सिक्योरिटीज़ को लिस्ट कराना चाहती है उनको वो क्या देगी, एक एप्लीकेशन देगी। थर्ड, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़। उसके बाद वो कंपनी क्या करेगी, अपनी सिक्योरिटीज़ को अलॉट करेगी। जब उसकी सिक्योरिटीज़ स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होगी, सब्सक्रिप्शन लिस्ट ओपन होगी। सब्सक्रिप्शन लिस्ट मीन्स कब तक एक पर्सन इन्वेस्टर्स उस कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो वो जो लास्ट डेट होती है जब सब्सक्रिप्शन लिस्ट बंद हो जाती है, उस डेट के बाद विदिन 30 डेज़ उस कंपनी को उन सिक्योरिटीज़ को क्या करना पड़ता है, अलॉट करना पड़ता है। जिस दिन सब्सक्रिप्शन लिस्ट बंद हुई कि इसके बाद अब इन्वेस्टर्स और ज़्यादा सब्सक्राइब शेयर्स नहीं कर सकते, उस लास्ट डेट के बाद विदिन 30 डेज़ उस कंपनी को अपनी सिक्योरिटीज़ को क्या करना पड़ेगा, अलॉट करना पड़ेगा। और वो किस तरीके से अलॉटमेंट कर रही हैं उसकी भी अप्रूवल वो किससे लेंगे, डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज से पहले अप्रूवल लेने के बाद ही उन सिक्योरिटीज़ को क्या किया जाएगा, अलॉट किया जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका ट्रेडिंग परमिशन। अब एक बार मेथड सेट हो गया कि किस तरीके से सिक्योरिटीज़ के अलॉटमेंट होनी है, तो जब एक बार फाइनल हो गया कि इस तरीके से उन सिक्योरिटीज़ के अलॉटमेंट होनी है, उसके बाद विदिन 7 डेज़ जो भी ट्रेडिंग परमिशंस लेनी होती है उस इशूअर कंपनी को, उन सारे ट्रेडिंग परमिशंस को, ट्रेडिंग फॉर्मेलिटीज़ को उस इशूअर कंपनी को पूरा करना पड़ेगा कि किस तरीके से अलॉटमेंट करनी है। सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं सिक्योरिटीज़ की अलॉटमेंट को लेकर, अलॉटमेंट लेटर्स किस तरीके से भेजे जाएंगे, डिपॉजिटरी अकाउंट्स को किस तरीके से क्रेडिट किया जाएगा, रिफंड्स किस तरीके से मैनेज किए जाएंगे, वो सारी फॉर्मेलिटीज़ को विदिन 7 डेज़ कंप्लीट किया जाएगा। कौन से 7 डेज, आफ्टर द अप्रूवल ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़, कि जिस टाइम पर हमने ये डिसाइड किया कि इस तरीके से सिक्योरिटीज़ की अलॉटमेंट करनी है, उसके बाद विदिन 7 डेज़ ये सारी फॉर्मेलिटीज़ को हमने पूरा करना है। इश्योर कंपनी ने वो सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना है। लास्ट पॉइंट आता है आपका रिक्वायरमेंट ऑफ 1% सिक्योरिटी। अब हर एक कंपनी को जो अपनी सिक्योरिटीज़ को इशू कर रही है, पब्लिक इशू कर रही है या राइट इशू कर रही है, तो जितना अमाउंट वो इशू कर रही है उसका 1% वो किसके पास रखते हैं, डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज के पास वो अपने पास रखते हैं। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड,
इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फ़ंड, ये फ़ंड क्यों क्रिएट किया गया, ताकि हम इन्वेस्टर्स के ग्रीवेंसेस को, कंप्लेंट्स को सॉल्व कर सकें, उसके लिए एक फ़ंड क्रिएट किया गया था। तो ये जो इशूड कंपनी से जो 1% डिपॉजिट रखवाते हैं, ये सारा फंड किसके अंदर जाता है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फ़ंड के अंदर जाता है। तो हर एक कंपनी जो पब्लिक इशू कर रही है, राइट इशू कर रही है, तो जितना वो इशू कर रही है अपने इशू साइज़ का 1% वो किसको सबमिट कराएगी, डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज को। तो ये था आपका लिस्टिंग प्रोसीजर कि सबसे पहले इश्यूर कंपनी क्या करेगी, बीएसई से परमिशन लेगी कि वो उसका नाम अपने प्रोस्पेक्टस में क्या कर रही है, यूज़ कर रही है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कराया जाएगा उन स्टॉक एक्सचेंज में जहाँ पर वो अपनी सिक्योरिटीज़ को लिस्ट कराना चाहते हैं। एक बार उनकी सिक्योरिटीज़ लिस्ट हो गई, सब्सक्रिप्शन आ गई, उसके बाद सिक्योरिटीज़ की अलॉटमेंट होती है। अब अलॉटमेंट किस तरीके से होगी, मेथड डिसाइड होने के बाद ट्रेडिंग परमिशंस को पूरा करना पड़ता है। ट्रेडिंग परमिशंस भी हो गई सारी 7 वर्किंग डेज़ में। उसके बाद जितना उन्होंने इशू किया है उस इशू का 1% वो किसके पास सबमिट कराते हैं, डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज के पास। तो ये था आपका लिस्टिंग प्रोसीजर। नेक्स्ट हम करते हैं मेंबरशिप एट बीएसई। अब वो कंपनीज जो इक्विटी और इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट्स में ट्रेडिंग करना चाहती हैं, तो वो मेंबरशिप लेने के लिए उनको एक फ़ीस डिपॉजिट करानी पड़ेगी। वो कितनी होती है, 10 लाख रुपीज़। वो कंपनीज जो इक्विटी और इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट्स में ट्रेडिंग करना चाहती हैं, मेंबरशिप लेना चाहती हैं बीएसई से कि वो इक्विटी और इक्विटी सेगमेंट में ट्रेडिंग करना चाहती हैं, तो उसके लिए उनको एक डिपॉजिट देना पड़ेगा बीएसई को। वो कितना होता है, दैट इज़ 10 लाख रुपीज़। अब ये था डिपॉजिट कि उनको कितना डिपॉजिट देना पड़ता है। अगर वो मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो उनको बीएसई को एक डिपॉजिट देना पड़ेगा 10 लाख। अब ये बात आ गई कि वो मेंबर्स अगर वो इक्विटी और इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट्स में ट्रेडिंग करना चाहते हैं एज अ मेंबर, तो उनको एडमिशन फ़ीस कितनी देनी है। तो वो मेंबर्स जो इक्विटी और इक्विटी डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उसके मेंबर बनना चाहते हैं, तो उनको जो एडमिशन फ़ीस देनी है वो देनी है ₹5,000। और वो मेंबर्स जो सिर्फ इक्विटी सिक्योरिटीज़ में डीलिंग करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उनसे एडमिशन फ़ीस कितनी चार्ज की जा सकती है, 2,50,000। तो ये आपका इक्विटी सेगमेंट। नेक्स्ट आता है आपका डेरिवेटिव मेंबरशिप। अब वो मेंबर्स जो डेरिवेटिव सेगमेंट्स में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अब उनको क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है। जो डेरिवेटिव मेंबरशिप होती है वो हमारी 4 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है आपके प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर्स। प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर्स वो इंडिविजुअल्स, वो कंपनीज, वो कॉर्पोरेट्स होती हैं, वो एक प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर बन सकती हैं अगर उनका जो नेटवर्थ है वो कितना होना चाहिए, 3 करोड़ होना चाहिए। और मिनिमम सिक्योरिटी डिपॉजिट वो कितना कराएंगे, 50 लाख कराएंगे। तो वो कंपनीज क्या बन सकती है, प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर बन सकती हैं। मीन्स उनको एक मेंबरशिप मिल सकती है डेरिवेटिव सेगमेंट्स में ट्रेडिंग करने के लिए। उनका नेटवर्क कितना होना चाहिए, 3 करोड़। और जो वो मिनिमम सिक्योरिटी डिपॉजिट देंगी वो कितनी देंगी, 50 लाख। और उनको उसी के साथ साथ सेबी को कुछ एक एनुअल चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे, वो होते हैं आपके 50,000। तो पहला हमने पढ़ा डेरिवेटिव सेगमेंट्स में पीसीएम मेंबरशिप कौन सी होती है, प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर्स। दूसरा हम करते हैं एससीएम और टीसीएम। एससीएम इज़ योर सेल्फ क्लियरिंग मेंबर्स और एक होता है आपका टीसीएम, दैट इज़ योर ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर्स। ये वो सेगमेंट होती है, वो कैश सेगमेंट्स मीन्स वो सेगमेंट जिसमें जिन कंपनीज़ का या जिन इंडिविजुअल्स का जो नेटवर्थ होता है वो भी 3 करोड़ होता है, इनमें भी इनको जो मिनिमम सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है वो 50 लाख का देना पड़ता है। बट इनके जो एनुअल चार्जेस होते हैं वो सिर्फ कितने होते हैं, 5,000। सेबी को इनको कुछ एनुअल चार्जेस पे करने पड़ते हैं, सिर्फ वही डिफरेंट होते हैं पीसीएम से। फिर पीसीएम के केस में, प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर के केस में उनको जो एनुअल चार्जेस पे करने पड़ते हैं वो सेबी को 50,000 पे करने पड़ते हैं। बट एससीएम और टीसीएम को जो एनुअल चार्जेस पे करने पड़ते हैं वो होते हैं सिर्फ 5,000। तो ये थे 2 कैटेगरीज हमारी, प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर्स और ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर्स। और
सेल्फ क्लियरिंग मेंबर्स, ये वो इंडिविजुअल्स, वो कंपनीज होती हैं जो डेरिवेटिव सेगमेंट्स में ट्रेडिंग कर सकती हैं अगर उनकी जो नेटवर्थ है वो 3 करोड़ है और उनको जो मिनिमम सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है वो कितना देना है, 50 लाख। तीसरी कैटेगरी आती है आपकी ट्रेडिंग मेंबर्स। हर एक पर्सन जो डेरिवेटिव सेगमेंट्स में ट्रेडिंग करना चाहता है उस पर्सन की जो नेटवर्थ होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 25 लाख, और उसको कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट सबमिट नहीं कराना, ना ही कोई सेबी को एनुअल चार्जेस पे करने हैं। तो वो इंडिविजुअल या वो कंपनी जिसकी नेटवर्थ 25 लाख है वो एक क्या बन सकती है, एक ट्रेडिंग मेंबर बन सकती है और वो डेरिवेटिव सेगमेंट्स में ट्रेडिंग कर सकती है। लास्ट आता है आपका, लास्ट कैटेगरी आती है, पहली हमने करी थी पीसीएम, दूसरी हमने करी एससीएम और टीसीएम, तीसरी हमने करी कि ट्रेडिंग मेंबर्स कौन से होते हैं। अब फोर्थ कैटेगरी हम कर रहे हैं लिमिटेड ट्रेडिंग मेंबर्स। Any entity can become a limited trading member of the derivative segments। बस उनका भी, अब कोई भी कंपनी हो वो एक लिमिटेड ट्रेडिंग मेंबर बन सकती है, बस उनका भी जो नेटवर्थ होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 25 लाख का। तो ये थे आपके डेरिवेटिव मेंबरशिप कि अगर कोई पर्सन, कोई इंडिविजुअल, कोई कंपनी अगर वो डेरिवेटिव सेगमेंट्स में ट्रेडिंग करना चाहती है तो उनको क्या, किस क्राइटेरिया को पूरा करना पड़ेगा और वो किस किस कैटेगरी के अंडर आएंगे। लास्ट आता है आपका करेंसी डेरिवेटिव मेंबरशिप। अब करेंसी डेरिवेटिव में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अब उनको क्या क्या क्राइटेरिया पूरा करना है। फर्स्ट है आपका, अब ये भी हम डिफरेंट हेड्स के अंदर पढ़ेंगे। फर्स्ट हम करेंगे वही सेम पीसीएम, प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर्स। अब वो कंपनी या वो इंडिविजुअल या कोई फर्म जो करेंसी डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग करना चाहती है, अब करेंसी के केस में उनकी नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए, 10 करोड़, और 500 करोड़ किसके पास होनी चाहिए, बैंक्स के पास। उसी के साथ साथ उनको मिनिमम सिक्योरिटी डिपॉजिट सबमिट कराना है, कितना, 50 लाख का। सेम है, उनको एनुअल चार्जेस भी कितने पे करने हैं, 50,000 एनुअल चार्जेस पे करने हैं करेंसी डेरिवेटिव मेंबरशिप के केस में। उसके बाद दूसरा हमने क्या किया था डेरिवेटिव सेगमेंट में, दूसरा सेक्शन क्या था, एक हमारा था टीसीएम और दूसरा था हमारा एससीएम, ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर्स। और सेल्फ क्लियरिंग मेंबर्स के केस में क्या है कि अब वो कंपनी, वो इंडिविजुअल जो करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट्स में ट्रेडिंग करना चाहती है उनका भी जो नेटवर्थ होना चाहिए वो 10 करोड़ का होना चाहिए, ठीक है। 5 करोड़ किस केस में, 10 करोड़ होना चाहिए ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर के केस में। अगर वो सेल्फ क्लियरिंग मेंबर बनना चाहती है तो उस केस में उसका जो नेटवर्थ होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 5 करोड़ का। और 5 करोड़ किसके पास होना चाहिए, इनका बैंक्स के पास। इनको भी एनुअल सिक्योरिटी डिपॉजिट सबमिट कराना है, दैट इज ₹50 लाख, और एनुअल चार्जेस कितने होते हैं इनके, 50,000, सेम जो हमने डेरिवेटिव मेंबरशिप में करा। बस इसमें 3 ही कैटेगरी होती हैं, 3 लास्ट आपकी कैटेगरी आ गई ट्रेडिंग मेंबर्स की। अब हर एक कंपनी और एक कॉर्पोरेट वो ट्रेडिंग मेंबर बन सकती है डेरिवेटिव करेंसी सेगमेंट में। उनका जो नेटवर्थ होना चाहिए वो 1 करोड़ का होना चाहिए और उनको कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट सबमिट कराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था आपका टॉपिक। बीएससी हमने इन डिटेल सारा पढ़ लिया कि बीएससी क्या रोल प्ले करती है, क्या लिस्टिंग प्रोसीजर फॉलो करती है, मेंबरशिप लेने के लिए क्या क्राइटेरिया पूरा करना पड़ता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज।